हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है टेक्स गुरु। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। इससे जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे। मैं अपने नए व्यूअर को बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के बड़े ही अच्छे लेक्चर बना के टीच करता हूं। और मैंने अपने चैनल पर सीटेट के प्रीवियस पेपर या एसटेट के प्रीवियस पेपर या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का फुल कोर्स अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं तो आप देखें। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रीवियस लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको टीच किया था बेसिकली प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक होता है, जैसे कि एसिमुलेशन, जैसे कि आपका ऑक्यूमुलेशन, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, कर रखी हैं। आप देख लेना। आप ऐसे मत सोचना कि ये लेक्चर जो है डायरेक्टली जो है स्टेजेस के ऊपर दिया हुआ है। आप पहले प्रीवियस लेसन को वॉच करें और आप अच्छे से, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, केवल छोटा सा वीडियो होगा, क्रिस्प वीडियो होगा। स्टेजेस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पर्टिकुलर 4 स्टेजेस होती हैं, तो 4 स्टेजेस के अंदर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि हर स्टेज के अंदर क्या क्या खास बात होती है, और उस पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेज का नाम है, लेट मी चेंज माई मार्कर। पहली स्टेज का जो नाम है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब होता है दोस्तों सेंसेस। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है, नया इस दुनिया में आता है, तो वो अपने सेंसेस के ज़रिए सीखता है। जैसे कि उसका देखना, उसका स्मेल सूंघना, उसका टच करना, ये सारी सेंसेस ही तो हैं। जब उसकी सारी सेंसेस एक्टिवेट होती हैं, उसी के ज़रिए वो सीखता है। जैसे मान लो किसी चीज़ को फील करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको टच करेगा, टच करने के बाद उसको फील करने की कोशिश करता है। ठीक है, और जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये लाइन आप हमेशा याद रख ले, सेंसेस आर टीचर्स। ये क्वेश्चन भी आता है कि बच्चा जब सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो किसके ज़रिए वो सीखता है, क्या उसके टीचर्स होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बच्चा जब छोटा होता है तो एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चा जो है कुछ सडन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे कि बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा बच्चा ब्लिंक करता है, आँखों को मीचता है। ठीक है, तो उसके जरिए वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि हाथ उठा के एकदम से मार देगा, ठीक है, या फिर अपने जो हाथ पैर इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से हिलाएगा डुलाएगा जैसे कि वो स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अचानक से स्माइल कर देगा। आपने भी देखा होगा ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो आप देखते रहो या उसके आप लिप को टच कर दो तो वो अचानक से स्माइल करता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। बात करते हैं इमिटेटिव बिहेवियर की, तो इमिटेटिव का मतलब होता है नकल करना। बच्चे क्या करते हैं इस अवस्था में, इस स्टेज के अंदर नकल करना जानते हैं या नकल करना सीखते हैं। जैसे जैसे आप करोगे तो बच्चा भी वैसे वैसे करने की कोशिश करेगा। मेरे को 100% श्योरिटी है कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा, बच्चे ऐसा करते हैं। आप ऑब्ज़र्व करो बच्चे को। देखो, साइकोलॉजी का सबसे खूबसूरत एंगल यही है कि आप जो है इसको किताबी भाषा में मत पढ़ो, ये एक अप्लाइड साइंस है और हमेशा जो है रियल लाइफ में चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो इमिटेटिव बिहेवियर क्या होता है, जैसे जैसे आप करने की कोशिश करो कि बच्चा भी आपके बिहेवियर को नकल करेगा। ठीक है, आप बच्चा भी आपके बिहेवियर को बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करेगा जैसे आप करते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज़ ऑब्जेक्टिव परमानेंस। ऑब्जेक्टिव परमानेंस को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, आउट ऑफ साइट का मतलब है कि बच्चे जो हैं बहुत छोटे होते हैं तो उनके आगे आप कोई चीज़ रख दोगे ना तो वो सोचेंगे कि हाँ संसार में इस चीज़ का अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ उसके सामने से गायब कर दोगे तो वो उस चीज़ के बारे में भूल जाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं इसलिए ऐसा होता है। इसको बोलते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, डज नॉट अप्लाई एनी मोर। तो बच्चा जो है इस चीज़ के बारे में जानता ही नहीं है। सडनली अगर आप उस चीज़ को गायब कर दोगे, जैसे मान लो अगर कोई मोबाइल आप दिखा रहे हो, कोई मोबाइल आपने बच्चे के सामने रखा है, ठीक है, तो बच्चा जो है उस चीज़ को देखेगा और बच्चा जो है हंसेगा, और जैसे ही आपने उस चीज़ को गायब कर दिया तो बच्चा जो है बच्चा भूल जाएगा उस चीज़ के बारे में कि भाई हाँ ऐसी कोई चीज़ भी इस संसार के अंदर एग्जिस्ट करती है। दैट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ
पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप स्नैपशॉट ले लें। उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेज की। ये थोड़ी सी बड़ी स्टेज है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। इस स्टेज का सबसे पहला नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब ये मेन ऑपरेशन से पहले की स्टेज है। अब मेन ऑपरेशन आप सोच रहे होंगे मेन ऑपरेशन होते क्या है भाई? तो मेन ऑपरेशन जो थर्ड और फोर्थ स्टेज होगी ना, तो उसके अंदर बच्चा जो है मेन ऑपरेशन करना सीखता है। ठीक है, तो ये उससे जस्ट पहले की स्टेज है। और ध्यान रखना कि ये जो स्टेज है ये 2 से 6 साल के बीच में होती है। ठीक है, और 2 से 6 साल का बच्चा मतलब अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन क्या होते हैं। व्हाट इज ऑपरेशन? तो ऑपरेशन का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस, कि आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर ले लो, प्लस माइनस ये ऑपरेशन ही तो है। तो ये मतलब आपके बुद्धि से रिलेटेड होते हैं, ये आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ द मेंटल प्रोसेस, जो कि आपके बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड हों। ठीक है, उसके बाद सब बात करते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आती है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। और समवट वी से नॉट सो लॉजिकल रीज़न कम्स। तो बेसिकली ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा इस अवस्था में, इस अवधि के अंदर बच्चे जो हैं बेसिकली जो रीज़न देते हैं वो इलॉजिकल होते हैं। आप बच्चों से पूछोगे कि भाई बारिश क्यों होती है, तो बस वो बच्चे कह दें कि भाई बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है। आप बच्चों से पूछोगे कि भाई धूप क्यों आती है, तो आप वो कहेंगे कि भाई धूप इसलिए आती है क्योंकि सन जो है उग जाता है, सन आ जाता है आसमान में। तो इस तरीके से रीज़न देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे से पूछोगे कि भाई हमने गीले कपड़े बाहर सुखाए, तो कपड़े सूख क्यों गए, पानी कहाँ चला गया इनके अंदर से। तो अब इसका जो बेसिकली रीज़न है वो लॉजिकल होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इलॉजिकल रीज़न दे देंगे कि भाई बाहर सूखे हुए हैं, हवा चल रही है इसलिए कपड़े सूख गए। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, कि बच्चा जो रीज़न दे रहा है वो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल स्टेज मतलब जो आपकी सेकंड स्टेज होती है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि होती है। और ऐसा चॉम्स्की ने भी बताया हुआ है कि बच्चे के अंदर जो है एलईडी होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि इस अवधि के अंदर ज़्यादा एक्टिव होती है। और जितनी ज़्यादा वो एक्टिव होगी, बच्चा मतलब सेंसिटिव होगी, बच्चा जो है जल्दी से लैंग्वेज को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो इस अवस्था में आपने देखा होगा बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आपने मतलब पहली वाली स्टेज में तो बच्चा जो है एक एक वर्ड बोलता है, जैसे मम्मी, पापा, इस तरीके से बोलता है ना, माँ, चाचू, इस तरीके से एक एक वर्ड बोलता है। लेकिन इस वाली अवधि के अंदर बच्चा जो है वर्ड को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और सेंटेंस बनाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है और बच्चा बोलता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर में 4 या 5 साल का भी बच्चा है ना, तो सबसे पहले आप देख लो, अब मान लो आपका ही कोई भतीजा है, नेफ्यू है, तो आप देख लोगे कौन सी स्टेज में चल रहा है। तो आपको एक स्टेज तो डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगी ना। जैसे मान लो मेरे घर में एक बच्चा है, तो वो उसकी जो एज है वो 4 साल है, उसकी एज क्या है, वो 4 साल है। तो डेफिनेटली प्री ऑपरेशनल स्टेज मेरे को अच्छे से आता है। मैं बार बार उस बच्चे को देख के ये सोचता हूँ कि यार ये तो पियाजे की सेकंड स्टेज में चल रहा है, जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग हो गया, मेंटल ऑपरेशन हो गया, वो सारी चीज़ें मैं उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। और कई बार मैं रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, आपने मेरे चैनल पर देखा भी होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे, भावनाओं में बह गए थे हम। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स द लैंग्वेज लेटर। अब पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो ये दृष्टिकोण है पियाजे का, कि पियाजे ने ये बोला है कि चिल्ड्रन जो है वो सोचना पहले सीखता है, मतलब थिंक करना पहले आएगा, उसके बाद लैंग्वेज आती है। आ रही बात समझ में? तो ये आप नोट कर लो कहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैं पढ़ा ही नहीं रहा। तो पियाजे ने ऐसा बोला हुआ है कि बच्चा जो है सोचता पहले, थिंकिंग प्रोसेस पहले होती है, उसके बाद उसकी भाषा आती है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके बाद होगा। ऐसा मानना वाइगोत्स्की का बिल्कुल डिफरेंट था। वाइगोत्स्की ने अपने व्यू में बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट प्रोड्यूस करी थी। तो ये चीज़ें आप कहीं पे नोट कर लो कि पियाजे ने सोचने को पहले बोला था कि भाई लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स द लैंग्वेज लेटर। उसके बाद बात करते हैं इरिवर्सिबिलिटी की। तो इस अवधि के अंदर बच्चा जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस में रहता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब उसको उल्टा करना नहीं आता। अब जैसे बच्चे को ये तो पता है कि भाई हाँ पानी से आइसक्रीम बनती है, तो लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होगा कि आइसक्रीम से पानी भी बन सकता है। तो मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस, वो फॉरवर्ड स्टेटमेंट ही उसको पता होगी, उसके बारे में उसको जानकारी होगी कि भाई हाँ ये पानी है और पानी से जो है हम आइसक्रीम बना सकते हैं। बिल्कुल, पानी से हम क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। जैसे मान लो ये पानी है आपका,
ठीक है। तो पानी से हम क्या है, ये पानी क्या है आपका सॉलिड हो सकता है, ठीक है। पानी क्या हो सकता है आपका सॉलिड हो सकता है, आइसक्रीम की फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब उसको उल्टा करना नहीं आता कि भाई आइसक्रीम से कि भी हम पानी बना सकते हैं, ये चीज़ के बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ए ग्रेटर देन बी, कि भाई ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है। तो अब इसका सेकंड स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि बी जो है ए से बड़ा है, तो उसका सेकंड रिवर्सिबल उसको नहीं करना आता कि जो है बी वो ए से बड़ा है। वो अगर आपने उसको बता दिया कि भाई हाँ ए बी से बड़ा, ए बी से छोटा है, तो वो हमेशा इस चीज़ को याद रखेगा इस अवधि में कि भाई हाँ ए जो है ना वो बी से छोटा ही है। अगर आप उसको उल्टा करके बता दें कि भाई बी जो है बड़ा है ए से, तो उसको डिफरेंट स्टेटमेंट काउंट करेगा वो। बात करते हैं ईगोसेंट्रिज्म की। तो ईगोसेंट्रिज्म का इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आई मतलब मैं, बच्चे के अंदर जो है एक अहम आ जाता है, अहम केंद्रित विचार इसको हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म थिंकिंग। बच्चा इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर क्या करता है कि वो ना अपना ही प्रोस्पेक्टिव अपर रखता है। दूसरे के प्रोस्पेक्टिव के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं होती कि भाई हाँ सेकंड प्रोस्पेक्टिव भी है। मान लो जैसे पेरेंट है, वो अपने बच्चे को समझा रहा है कि बेटा ऐसे नहीं करते, तो लेकिन वो गलत बात है, जो भी बच्चा कर रहा है वो गलत बात है। जैसे मान लो बच्चा जो है मिट्टी खा रहा है, अब बच्चा तो छोटा है ना, मिट्टी खाएगा ही, तो पेरेंट कहेगा नहीं बेटा ये तो गंदी बात होती है ये और वो। तो बच्चा जो है ना अपना ही, अगर इस स्टेज में चल रहा है तो बच्चा अपना रीज़न देने की कोशिश करेगा कि, और वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि भाई हाँ मिट्टी खाना अच्छा होता है, और वो खाएगा। पिटना एक अलग बात है कि भाई बाद में पिटेगा, लेकिन वो अपनी एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर देगा, बोल देगा आपको कि भाई हाँ पापा ये मिट्टी खाना बहुत अच्छा होता है, मैं इसलिए मिट्टी खा लाऊं। तो ये चीज़ आपने देखी भी होगी, बच्चा जो है अपने ही प्रोस्पेक्टिव को ऊंचा रखता है, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को ग्रहण करने की कोशिश नहीं करता। तो इस चीज़ को प्याजे ने ईगोसेंट्रिज्म बोला है, अहम केंद्रित बोला है, ठीक है। और बच्चे का जो है ईगोसेंट्रिज्म है बिल्कुल ही डिफरेंट है एडल्टहुड के ईगो से, वो एक अलग चीज़ होती है। और बच्चे का जो ईगोसेंट्रिज्म है वो बच्चों के जैसा ही होता है, बड़ा क्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनिमिज्म की। तो एनिमिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड बिलीव्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग एज लिविंग थिंग विच हैज़ ए फीलिंग इन इट। तो बच्चा इसमें क्या करता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उसके अंदर भी बच्चा समझता है कि भाई जान है इसके अंदर। जैसे मान लो बच्चा खेल रहा है और अचानक बच्चे को कोई टेबल टच हो जाती है, तो उसके पैर में चुभ जाती है, तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। अब उसकी मम्मी आती है, मम्मी क्या है टेबल को ही मारना स्टार्ट कर देती है कि बेटा इसने मारी ना तेरे को, ले बेटा हम मारेंगे इसको। बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा समझता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, जैसे टेबल हो गया, इन जैसे ट्री हो गया, फर्श हो गया, जैसे फ्लोर जिसको हम फ्लोर कहते हैं, बच्चे के बार फ्लोर पे भी गिर जाते हैं, तो फ्लोर को जब हम मारते हैं थपथपाते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। बच्चे को लगता है कि भाई हाँ ये भी पिट रहा है, इसकी भी पिटाई हो रही है, इसने मेरी पिटाई करी मैं इसकी पिटाई करवा रहा हूँ, उसे कहते हैं एनिमिज्म। तो मूव करते हैं अपनी थर्ड स्टेज पे जल्दी से, वीडियो अदरवाइज बड़ा हो जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखो सबसे पहले तो वर्ड को मतलब समझो आप। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, मतलब जो चीज़ें दिखाई दें। अब बच्चा जो है छोटा होता है, अब बच्चे को ना बस के बारे में बता रहे हो, अब बस की पिक्चर आप उसको शो नहीं कर रहे हो या बस को रियल लाइफ में उसको दिखा नहीं रहे हो, तो बस के बारे में वो कैसे समझेगा कि बस होती है, बस नाम की भी कोई चीज़ होती है, कार नाम की वही कोई चीज़ होती है, पेन भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले पिक्चर दिखानी पड़ेगी, उसे हम कॉन्क्रीट मटीरियल बोलते हैं। ये संसार में जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जिनको हमारी नेकेड आई देख सकती है, वो सारी कॉन्क्रीट मटीरियल है, ठीक है, उनको हम देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं, जब पहले तो ये देख लो कि 7 से 11 साल की स्टेज होती है, अवधि होती है। बच्चे इस पीरियड के अंदर दौरान उनकी किताबें उठा के देखो आप, हिंदी की, इंग्लिश की, उनकी किताबों में पिक्चर्स मिलेंगी। जैसे राजा रानी की कहानी होती है ना, तो राजा छपा हुआ मिलेगा, रानी छपी हुई मिलेगी। तो पिक्चर क्यों, कभी सोचा है आपने कि पिक्चर क्यों रखते हैं करिकुलम के अंदर? क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे को विजुलाइजेशन कराने की पावर बढ़ती है, बच्चा सोच सकता है उन चीज़ों को देख देख के। अब बच्चे के अंदर थिंकिंग इतनी नहीं है, आप उसको पिक्चर दिखाओगे नहीं, बच्चे का सोचेगा कैसे, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और बेसिकली 7 से 11 साल यानी कि लगभग 4 साल की स्टेज होती है। उसके बाद इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसके बारे में वो लॉजिक बनाना स्टार्ट कर देता है कि भाई हाँ ये मोबाइल है, ये पेन है। और बच्चा पूछेगा आपसे, चाचू ये वाटर टैंक है, चाचू ये काऊ है,
चाचू ये कार है, इस तरीके से पूछेगा अगर आप उसके चाचू लगते हो। अदरवाइज़ अगर आप उसके फादर लगते हो तो फादर बोल के घबराओ मत, फादर भी बोलेगा, ठीक है। तो लॉजिक बनाना स्टार्ट कर देता है। देखो इससे पहले स्टेज पे इलॉजिकल रीजनिंग वो बच्चा दे रहा था, मतलब कोई लॉजिक नहीं था। अब बच्चे ने लॉजिक देना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स। अब देखो इससे पिछले वाली स्टेज में क्या था, इरिवर्सिबिलिटी। देखो जो पिछले वाली स्टेज में प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था वो इस स्टेज के अंदर प्रॉपर तरीके से होगा, तो रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चा आइसक्रीम से वाटर और वाटर से आइसक्रीम भी कन्वर्ट हो सकती है, इस चीज़ के बारे में भी भली भांति जान चुका होता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं फटाफट ट्रांजिटिविटी डेवलप्स। ट्रांजिटिविटी डेवलप्स मतलब 2 या 3 चीज़ों के बीच में रिलेटिव रिलेशंस पता करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप अमंग वेरियस थिंग, मतलब कलर, साइज़ वगैरह, समझ रहे हो ना, कि कलर के हिसाब से बच्चे ने जो है सेग्रीगेट कर दी चीज़ों को, या मतलब सारी चीज़ें, तो वो होती है आपकी ट्रांजिटिविटी। बच्चा जो है स्टेज के अंदर ट्रांजिटिविटी डेवलप करता है। देखो इसका मैं आपको अच्छे से ट्रांजिटिविटी समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। वेट अ मिनट, देखो ट्रांजिटिविटी का एक एग्जांपल है मेरे पास, उसको मैं अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ट्रांजिटिविटी का एग्जांपल क्या है। देखो जैसे मान लो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी एंड सी। देखो ए की जो लेंथ है वो छोटी है, बी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ शॉर्टर देन बी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इज़ शॉर्टर देन बी। अच्छा, अब इसका रिवर्सिबल स्टेटमेंट क्या होगा, बी इज़ लॉन्गर देन ए, बी इज़ लॉन्गर देन ए, तो ये इसका रिवर्सिबल है। समझ में आ रहा है आपको, ए दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये इसका रिवर्सिबल हो गया। अच्छा, बी जो है, अब बी को सी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बी इज़ शॉर्टर देन सी, कि जो देखो सबसे पहले ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, उसके बाद बी जो है वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब सी बड़ा हो गया, सी बड़ा हो गया ना, सी इज़ लॉन्गर देन बी। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है, उसकी लेंथ के हिसाब से उसको कंपेयर किया जा रहा है। अब बच्चे को आप इसको कैसे बताओगे, क्योंकि ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बच्चा जो है इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को या इस विशेषता को गेट करने के लिए बच्चे को आप जो है मूर्त ऑब्जेक्ट दिखाएं, मतलब मूर्त वस्तुएं जो कॉन्क्रीट होती हैं। जैसे पेंसिल से आप कंपैरिजन करा दें, मतलब आप एक छोटी 3 तरह की पेंसिल ले लें, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक सबसे बड़ी। 3 तरह की पेंसिल ले लें, एक छोटी, एक बड़ी और एक सबसे बड़ी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर आप बच्चे को पूछोगे कि बेटा जो है ए बी से छोटा है, बी जो है डेफिनेटली वो बी जो है वो सी से छोटा है, तो सी और बी में क्या रिलेशनशिप होगी, तो बेसिकली मतलब सी और ए में क्या रिलेशनशिप होगी, मेरे कहने का मतलब ये। तो बच्चा जो है पेंसिल से करने की कोशिश करेगा और बच्चा पेंसिल से करके उस चीज़ को बताएगा, मतलब पेंसिल की लेंथ। समझ में आ रहा ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चा जो है 3 तरह की पेंसिल लेगा, एक सबसे छोटी, उसको नाम, उसका ए नाम रख देगा, एक उससे बड़ी उसका बी नाम रख देगा, एक उससे सबसे बड़ी उसका सी नाम रख देगा, और कंपेयर करने की कोशिश करेगा। कंपेयर करने के बाद बच्चे को पता चल जाएगा कि भाई हाँ, सी और ए में सी बड़ा है ए से, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजिटिविटी। बच्चे को जो है बेसिकली मन के अंदर बच्चा जो है नहीं सोच पाएगा, उसको वो चीज़ें करके, आप समझो ना, कंक्रीट मटेरियल की बात हो रही है, वो चीज़ें बच्चा पहले करेगा, अपनी आंखों के सामने वो चीज़ें करेगा और तभी बच्चा समझेगा। तो ये एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी हो सकता है प्याजे की थ्योरी का। जैसे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन प्याजे की थ्योरी का क्या है, आप इसको एजुकेशन में कैसे अप्लाई करोगे, बच्चों के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे। अगर आप कहीं ना कहीं 7 से 11 साल के बच्चों को टीच कर रहे हैं, तो आप उनको ना ऐसे ही करने की कोशिश करें, ऐसे ही बताएं, दिखा के उनको करने की कोशिश करें। अगर आप दिखा नहीं रहे हैं और हवा में सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो आई एम सॉरी, बच्चे जो हैं डेफिनेटली गेट नहीं करने वाले, ठीक है। तो एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, उसका पॉइंट बन सकता है, ध्यान से सोचिएगा। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन कम्स। अब देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है, बच्चा जो है क्लासीफाई कर सकता है चीज़ों का। जैसे मान लो आपने बहुत सारी शेप रख दी बच्चा, जैसे ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, या फिर ये एक साइड है, या ये एक सर्कल है, ये एलिप्स है, ठीक है, ये वर्टिकल एलिप्स हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें। अब आप कहोगे कि देखो बच्चा, जो इसमें आप सीधी साइड वाले जो शेप है ना उनको इकट्ठा कर लो, तो बच्चा इसको इकट्ठा कर लेगा, और जो राउंड शेप है उनको अलग से सेग्रीगेट करेगा। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी बार पूछा गया कि सिंपल आता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि क्लासिफिकेशन कौन सी स्टेज में डेवलप होता है। तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, प्री ऑपरेशनल में लगा देते हैं, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि
वो तो आपकी प्री कॉन्सेप्ट पीरियड है, मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो रहा है। देखो कॉन्सेप्ट मेन डेवलप होता है 4th स्टेज में, 3rd स्टेज में भी डेवलप होता है। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक 3rd स्टेज में डेवलप होती हैं। क्लासिफिकेशन इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। उसके बाद सीरिएशन की बात कर लेते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी कई बार बच्चों को पता नहीं होती है। सीरिएशन का मतलब क्या है, देखो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एन एग्जांपल ऑफ ए सीरिएशन एक्सरसाइज वुड बी चिल्ड्रन पुटिंग ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर फ्रॉम शॉर्ट टू टॉल। आपने देखा होगा जैसे 2 तरह के क्रम होते हैं, चढ़ते से बढ़ते क्रम और बढ़ते से मतलब जिसको आरोही क्रम कहते हैं ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले छोटा, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। मतलब बच्चे को एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि बच्चा जो है चीज़ों को सीरियल वाइज करना सीख जाता है। मतलब सीरियसन से सीरियल वाइज क्रम में लगाना सीख जाता है, ऑर्डर वाइज लगाना सीख जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सीरिएशन, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंजर्वेशन क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी एरिया ऑफ वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द फॉर्म ऑफ शेप एंड साइज। देखो ये मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ अपने चैनल पर कि बच्चे के अंदर एक ऐसी विशेषता आ जाती है कि बेसिकली आप बच्चा क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी एरिया ऑफ वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द फॉर्म ऑफ शेप एंड साइज। देखो इससे पहले होता क्या है, इससे पहले 2 आपके पास बीकर हैं। एक बीकर थोड़ा वाइड है, इसमें पानी भरा हुआ है, और एक बीकर जो है इतना है ये, ठीक है। इसमें पानी की 1 लीटर की वॉल्यूम थी पहले वाले बीकर में। आपने क्या किया, पहले वाले बीकर से इसमें पानी डाल दिया सेकंड वाले बीकर में। अब ये बीकर विड्थ में छोटा है तो इसका लेवल बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, ठीक है। अब बच्चे को अगर आप कहोगे कि बेटा किसके अंदर पानी ज़्यादा है, तो वो डेफिनेटली इसके अंदर बोलेगा, ठीक है। क्यों बोलेगा, क्योंकि उसको एक ही प्रोस्पेक्टिव पता। उसने देखा कि भाई शेप चेंज हो गया तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी चेंज हो गई होगी पानी की, तो उसने ये देखा, ठीक है। तो उसने ये नहीं देखा कि भाई हाइट बड़ी हो गई सेकंड वाले बीकर की, लेकिन विड्थ तो छोटी हो गई ना, ब्रेथ तो उसकी छोटी हो गई, चौड़ाई तो कम हो गई। ये चीज़ जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहा, तो ये है नॉन कंजर्वेशन। अब यही चीज़ वो देखेगा, उसको बताओगे कि भाई हाँ देखो इसमें पानी है, पहले वाले बीकर में पानी है, अब मैं इसको सेकंड वाले बीकर में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब वो देखेगा यार पानी की वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुई, पहले वाले बीकर में भी उतनी है, सेकंड वाले बीकर में भी उतनी है। इसे बोलता है कंजर्वेशन, कि बच्चे को कंजर्वेशन डेवलप करना स्टार्ट कर दिया बच्चे ने, मतलब आ चुका है उसको। तो कंजर्वेशन की ये प्रॉपर्टी जो है खास तौर पर आपको 3rd स्टेज में डेवलप होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इतनी बार पूछा गया है। आप देखो हर दूसरे तीसरे टीचिंग एग्जाम में कंजर्वेशन पूछा जाता है, और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी मतलब सीधा बोल देते हैं कि कंजर्वेशन कौन सी स्टेज में डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिविटी का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों ये थी आपकी 3rd स्टेज, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रख लो, 7 से 11 ये ड्यूरेशन याद रख लो, ठीक है। 4 साल की स्टेज होती है, लगभग 4 साल का गैप होता है। और उसके बाद लॉजिक स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी है बच्चे के अंदर आ जाती है, ट्रांजिटिविटी आ जाती है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, सीरिएशन आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये थे 3 स्टेजेस मैंने आपको बता दी। अब बारी है 4th स्टेज की, तो जल्दी से 4th स्टेज की तरफ मूव करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये आपकी 12 से और उसके ऑनवर्ड 12 ईयर एंड 12 ईयर ऑनवर्ड, मतलब 12 से 12 साल के बाद जितना भी आपका होता है, जिसके अंदर एडोलेसेंस आ जाता है, जिसके अंदर आपका पोस्ट एडोलेसेंस आ जाता है, या फिर एडल्ट हुड चलता है, सारा 12 से ऊपर की स्टेज होती है सारी, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर हायर कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो बच्चे आते हैं जो हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, जैसे 11th एंड 12th के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती क्या है। देखो एक होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग तो मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें अगर सामने दिखाई दे रही हैं तो वो है कॉन्क्रीट थिंकिंग। अच्छा, जो चीज़ें सामने नहीं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट माइंड में जो है विजुलाइज करना है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त, ठीक है, जो चीज़ें सामने ना दिखाई दें। अगर आप इस स्टेज के अंदर बच्चों को इतनी थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है कि अगर आप कार के बारे में बोलोगे तो बच्चा जो है कार की पिक्चर बना लेगा अपने माइंड में, उसको पता है, उसने देखा हुआ है पहले, ठीक है। तो आपने देखा होगा 11th 12th की जो बुक्स होती हैं उसमें आप इंग्लिश की बुक उठा लो या फिर हिंदी की या कुछ भी, किसी भी, तो पिक्चर्स नहीं है वहाँ पे। क्यों पिक्चर्स नहीं है? क्योंकि बच्चा समझ
है चीज़ों को, कार के बारे में बच्चे को पता है, ठीक है, इस संसार के बारे में बच्चों को पता है, मोबाइल के बारे में बच्चों को पता है, तो पिक्चर छापने की क्या ज़रूरत है, बच्चों को पहले से चीज़ें पता है। तो एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग बच्चा कर पा रहा है, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ट्रांजिटिविटी का, वो बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा पेंसिल से करके देखेगा, 3 तरह की पेंसिल से करके देखेगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन अगर आपने 4th स्टेज में पूछ लिया तो बच्चा जो है पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा, दिमाग से ही सोच के बता देगा। ये होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसका नाम क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग कम्स गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसके अंदर देखो 2 तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसके अंदर जो है डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है और डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। इससे रिलेटेड एक टॉपिक मैंने बना रखा है अपने चैनल पर, तो देख लेना, उसको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, हाई क्लासेस के अंदर यूज़ होती है कि बेसिकली जो है बच्चा जो है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, मतलब एक जर्नल रूल से क्या जाता है, स्पेसिफिक की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप होती है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बहुत ही बड़ी रीजनिंग होती है, मतलब बहुत ही बड़ी, कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि बहुत ही बिल्डिंग की तरह होती है, ऐसा नहीं है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजनिंग होती है, ठीक है। और बच्चा जो है डेफिनेटली मतलब एक ऐसा स्टेज, एक ऐसी अवधि जहाँ पे बच्चा साइंटिफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। साइंटिफिकली वो चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो कहीं दूर आग जल रही है, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, आग तो नहीं दिखाई दे रही लेकिन धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। आपने बच्चे से पूछा कि बेटा आप वहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो बच्चा जो है डेफिनेटली उसको साइंटिफिकली तरीके से सर्च करने की कोशिश करेगा कि हो सकता है वहाँ पे आग जल रही हो, ठीक है, आग कैसे जली, हो सकता है ये चीज़ हो गई हो। तो साइंटिफिकली तरीका बच्चे के अंदर आता है, बच्चा कोई चीज़ सोच रहा है तो वो साइंटिफिकली उसके पीछे जो है रीज़न देगा, उसके पीछे अपनी एक हाइपोथेसिस जो है बनाएगा, उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद वेरी लास्ट पॉइंट, एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब ये वही स्टेज है जिसके अंदर बच्चा जो है क्रिएटिव बनता है, और क्रिएटिव जो है बेसिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग ही होती है, मतलब एक ऐसी थिंकिंग मतलब बहुमुखी, बच्चा चारों दिशाओं में सोच पा रहा है और चारों दिशाओं में सोचने के कारण उसकी थिंकिंग जो है क्रिएटिव हो गई है। कन्वर्जेंट होता है आपका जो नॉन क्रिएटिव होता है, मतलब कन्वर्जेंट देखो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। जो क्लोज एंडेड होते हैं वो आपके कन्वर्जेंट होते हैं और जो ओपन एंडेड होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं। तो क्रिएटिव स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप ये चीज़ें याद रख लें, जो क्रिएटिव स्टूडेंट होंगे वो डाइवर्जेंट भी होंगे, ठीक है, और वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को भी सोल्व करते होंगे, ठीक है। दैट इज़ द डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड, और वही आपका क्रिएटिव स्टूडेंट होता है। तो ये जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं बेसिकली वो स्टेज में आते हैं, 4th स्टेज सारी विशेषता वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। जैसे हाइपोथेटिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल आपको देगा, कोई चीज़ उसने बोली है तो वो लॉजिक के साथ आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि 4th स्टेज में है बच्चा और 4th स्टेज के अंदर उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये थे बच्चों आपकी 4 स्टेजेस, जो कि 4th स्टेज थी आपकी। नेम क्या, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 4th स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होगा दोस्तों, ज़रा बताएं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, अगर हमें प्याजे की थ्योरी को एजुकेशन के अंदर अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो देखो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि करिकुलम को सुधारने में, करिकुलम को बनाने में प्याजे की थ्योरी का यूज़ किया जाता है। दिस थ्योरी प्रोवाइड ए ब्रॉड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव टू द टीचर्स एंड पॉलिसी मेक्स टू मेक ए बेटर करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन। अब देखो आप बच्चा छोटा है, अब बच्चे को तो आप दुत्कारोगे ना, स्कोल्ड करोगे कि बेटा तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, लेकिन अगर टीचर ने प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो डेफिनेटली वो जो प्याजे की थ्योरी उसके ऊपर अप्लाई करेगा। बच्चा सोच नहीं पा रहा है तो वो क्यों नहीं सोच पा रहा है, अगर टीचर ने या फिर किसी गार्जियन ने या किसी बड़े ने प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो डेफिनेटली उसको पता होगा कि बच्चा इसलिए नहीं सोच पा रहा है क्योंकि विजुलाइज ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इसको नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब मान लो 7 से 11 साल की अवधि में कोई बच्चा होता है, आप उसे वही ट्रांजिटिविटी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बच्चा कैसे बताएगा, और आप सोच रहे हो कि यार बच्चा बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चा जो है करके उस चीज़ को देखेगा, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से उस चीज़ को कंपेयर करेगा तभी तो बच्चा बताएगा। तो करिकुलम को बनाने में, करिकुलम को अच्छा फ्लेक्सिबल बनाने में प्याजे की थ्योरी का यूज़ होता है। प्याजे थ्योरी बेस्ड करिकुलम रिक्वायर्स दैट चिल्ड्रन शुड नॉट स्किप एनी स्टेज। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि प्याजे की थ्योरी के अंदर जो 4 स्टेज होती हैं, बच्चा जो है किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकता। मतलब पहली स्टेज आती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब यही क्रम है,
यही सीरिएशन है, यही सीरियल है। ये नहीं है कि डायरेक्टली 4th स्टेज आ जाएगी या फिर 3rd स्टेज नहीं आएगी या फिर 4th स्टेज आ जाएगी डायरेक्टली। ऐसा नहीं है, खिचड़ी नहीं पकेगी, डायरेक्टली 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के अंदर बताया। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, आपने गेट किए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने मेन स्टेजेस आपको बताई है। ठीक है, मेन स्टेजेस हमने डिस्कस करी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैं एक पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जो कि अभी मैंने देखा था, लेकिन वेट ए मिनट। तो ये था, चलो ठीक है, जो रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो दोस्तों ये थे प्याजे के 4 स्टेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, दिल की घंटी बजा दें। जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।